नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। और पूरे एकदम जितने भी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन का फुल डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर जिनका भी एग्जाम होगा वो कमेंट करके बताइएगा और अपना क्वेश्चन जिनको भी भेजना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर व्हाट्सअप पर आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सअप पर वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट ही क्वेश्चन आया था, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया था, तो ये 1817 में आया था। कब आया था? 1817 में। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा हम जल्दी से कराएंगे आप लोगों के लिए। देखिए डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है कब आया था? 1870 में आया था, 17 में आया था। ये जर्मन के रसायनज्ञ जी कौन है? ये वोल्फगैंग जी जो हैं डोबेराइनर ने इस नियम को दिया था। ठीक है, डोबेराइनर के जो त्रिक नियम है के बारे में कुछ जरूरी बातें जैसे देख लेते हैं। इस नियम के मुताबिक क्या है, 3 तत्वों के समूह को त्रिक नियम कहा जाता है। 3 तत्वों को लेकर एक समूह बनाया जाता था और उनको देख के किया जाता था। जैसे इसमें है 3 तत्वों के एक रासायनिक गुण और प्रवृत्ति एक जैसे हुआ करती थी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। 2 क्वेश्चन पूछे गए, किससे? आवर्त सारणी से पूछे गए। देखिए तो किससे पर आधारित थी? परमाणु भार पर। वर्तमान वाली किस पर है? परमाणु क्रमांक पर है, लेकिन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी किस पे थी? तो ये परमाणु भार पर थी। इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। 1869 में द्विमीक मेंडलीव के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 ज्ञात तत्वों को शामिल किया गया था। कभी अगर पूछा जाए कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु संख्या पर आधारित है। जो अभी वर्तमान में जो है तो किस पर आधारित है? आने वाले पेपर में हो सकता है क्वेश्चन पूछे तो किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रत्येक परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ना, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन देखिए आया है एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी? ये 28 सितंबर 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 28 सितंबर 2023 को हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से लोकप्रिय महान कृषि वैज्ञानिक और देश के हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार मानकोम्बू सांबशिवम स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को सुबह 11:20 पर कहाँ पे इनका निधन हुआ? चेन्नई में स्थित उनके आवास पर इनका निधन हो गया था। और वो कौन सी कितनी अवस्था थी उनकी? 98 वर्ष की अवस्था में मर गए। आप लोग सभी जानते होंगे एम.एस. स्वामीनाथन क्या हैं, तो बहुत इनको सभी लोग जानते होंगे। ये हरित क्रांति के क्या हैं? जनक हैं। और 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आया था एटीएम किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए क्षेत्र से भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों को इस क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ लेना है। प्रथमक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक से। तो कौन सा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? एटीएम किससे संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र से। देखिए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक हिस्सा है। क्या है? एटीएम क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हिस्सा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं दी जाती हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो तृतीय क्षेत्रफल में क्या दी जाती है? सेवाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए थे। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए थे? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं प्राकृतिक भाषा में थे। और कौन सी भाषा में? तो ये ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख जो था लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल था। कौन कौन से शिलालेख शामिल थे? तो प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख शामिल थे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। देखिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कभी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि कौन सी है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। देखिए आधुनिक पाकिस्तान में पाया गया शिलालेख कौन सा है? में खरोष्टी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। जो पाकिस्तान में पाया गया है तो कौन सी लिपि का? तो खरोष्टी लिपि का उपयोग ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा अशोक ने
अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे। इसके अलावा देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख कौन सा है, लघु शिलालेख है और स्तंभ शिलालेख शामिल है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। चलिए ये रिपीट हो गया है, आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पूरा जनगणना से रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। अगर एक भी क्वेश्चन आए तो वहाँ से छूटना नहीं चाहिए। कितना था, 943 था। देखिए साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था। जो इसका मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों में कितना था, 943 महिलाएं थी। अब देखिए साल 2011 में बाल लिंगानुपात कभी पूछ ले कितना था, अगर क्वेश्चन बनता है तो 919 था। बाल लिंगानुपात कितना था, 919 था, जिनमें से यानी कि 1000 पुरुषों में से कितनी थी, 919 महिलाएं थी। ठीक है। जाति संघर्षों के कारण असम में किस साल की जनगणना नहीं हुई थी, तो ये 1981 नहीं हुई थी। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जाति संघर्षों के कारण असम में किस साल जनगणना नहीं हुई, तो 1981 में जनगणना नहीं हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ उसी के महत्वपूर्ण पॉइंट है जनगणना से। भारत की जनगणना में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे भारत की पहली जनगणना अगर पूछ ले कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। इसके अलावा साल 1949 के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जनगणना कराई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो भारत की जनगणना है 1949 के बाद किसके मंत्रालय कराई जाती है, तो एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है। साल 1951 के बाद सभी जनगणनाएं साल 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। तो देखिए 1951 के बाद की सभी जो जनगणनाएं हैं ये क्या होती हैं, 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी रह चुकी हैं, हाल ही में उनका निधन है, कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो हैं हाल ही में उनका निधन हुआ है, सभी लोग जानते होंगे। देखिए देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज हैं कौन, जस्टिस फातिमा बीबी हैं, का हाल ही में 96 साल की उम्र में क्या हो गया है, निधन है। उन्होंने कोल्लम जिले के एक निजी अस्पताल में 23 नवंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनी और 29 अप्रैल 1992 में इस पद पर रहीं। रिटायरमेंट के बाद वे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदस्य रहीं। ठीक, कभी पूछ ले कि रिटायरमेंट के बाद किसकी सदस्य थी, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स की सदस्य थी। उनकी मृत्यु कितने साल में हुई, 96 वर्ष की मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, फातिमा बीबी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, राज्य की भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको इसको पढ़ के जाना है कौन सा मतलब राज्य की कौन सी आधिकारिक भाषा है। देखिए इसका क्या होगा, बर्मी। म्यांमार की क्या है आधिकारिक भाषा, तो बर्मी है। देखिए म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, बर्मी है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीडा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु की बात करें क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बर्मी मोर है। देखिए म्यांमार से रिलेटेड हम बहुत कुछ चीज़ें को डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन बने। तो म्यांमार की भाषा क्या है, बर्मी है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीडा है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बर्मी मोर है। राष्ट्रीय फूल क्या है, नर्रा है। और जोडक्खा भूटान की आधिकारिक भाषा है। कभी अगर पूछ ले जोडक्खा कहाँ की है, तो ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, द्वारक वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या आया था, द्वारक जो वेंकट स्वामी नायडू हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं, कौन सा वादक हैं, तो ये वायलिन वादक हैं। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। तो हारमोनियम वादक कौन कौन से हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हारमोनियम, क्योंकि देखिए वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्या था, श्री पुरुषोत्तम वाला वलकर जी जो हैं, अप्पा जलगांवकर जी हैं और ज्ञान प्रकाश घोष जी हैं, क्या है, हारमोनियम वादक हैं। अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है। देखिए अगर आ जाता है तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन कौन सा, पुरुषोत्तम वालावलकर जी हैं, अप्पा जलगांवकर जी हैं और ज्ञान प्रकाश घोष जी हैं। अगला था बांसुरी वादक, अगर पूछता है बांसुरी वादक कौन कौन था, तो TR महालिंगन जी हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं और N रमानी जी हैं और पन्ना लाल घोष जी हैं। ठीक है, चलिए शहनाई वादक कौन कौन से हैं, तो दयाशंकर जी हैं, बिस्मिल्लाह खान जी हैं, अली हुसैन जी हैं और नाद स्वरम कौन कौन है, तो ये राजा रतन पिल्लई जी हैं, शेख चिन्ना मौला जी हैं और नीरू स्वामी पिल्लई जी हैं। देखिए इसमें से शहनाई का आपको याद रखना है दयाशंकर और बिस्मिल्लाह शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अली अहमद हुसैन जी जो हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इसको एक बार रिवीजन करके जाना है। देखिए कौन है वर्तमान में, तो एम के स्टॉलिन तमिलनाडु के कौन है, तो 8वें नंबर और वर्तमान में मुख्यमंत्री है। कौन से नंबर का हो सकता है, नंबर भी पूछ सकता है, तो कौन से नंबर के हैं, 8वें नंबर के हैं। वर्तमान में कौन है, एम के स्टॉलिन जी है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए कौन सी पार्टी से हैं, तो ये द्रविड़ मुन्नेर कंडनम पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तेलंगाना के कौन है, श्री एन रेवंत रेड्डी जी हैं मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है तेलंगाना के, तो श्री एन रेवंत रेड्डी जी हैं। त्रिपुरा के हैं डॉक्टर मानिक साहा जी हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तराखंड के कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जो स्टेट हैं, राज्य हैं, तो आपको उसको डिस्कस करके अपने से पढ़ के जाना है। हो सकता है क्वेश्चन बने, तो आपको वहाँ पे करके आना है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था बास्केटबॉल से रिलेटेड। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है, बास्केटबॉल का आकार क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कितना होता है, तो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार कितना होता है, 7 होता है। आकार जो है 7, बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है, तो 29.5 इंच होती है, जो एक क्या होता है सेंटीमीटर में देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर होता है। और वजन कितना होता है, 22 होता है। औस कितना होता है, तो जिसमें 620 ग्राम होता है। इसके अलावा ये आकार जो है दुनिया भर में पेशेवर, कॉलेजिएट और हाई स्कूल बास्केटबॉल लीग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारत में पर्यटन मंत्री कौन है। क्वेश्चन था भारत में पर्यटन मंत्री कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको जो मंत्री अभी हाल ही में बने हैं उनको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मुख्यमंत्री के रिलेटेड, और वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, देखिए इससे क्वेश्चन आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डिस्कस करके जाना है, पढ़ के एक बार जरूर जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन था, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 को कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कब लॉन्च किया गया था, 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बात पता करते हैं। देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन जो 2.0 है, यह राष्ट्रीय व्यापारी वर्चुअल शुभारंभ माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री निषिद्ध प्रमाणिक द्वारा 13 अगस्त 2021 को किया गया था। कब किया गया था, तो 13 अगस्त 2021 को ये किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इनमें से अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के ऊपर है जो राज्यपाल नहीं कर सकते। कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल के ऊपर होती है और राज्यपाल नहीं कर सकते। तो देखिए आपको राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ के जाना है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल को भी थोड़ा देख के जाना है। देखिए तो इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने और कुछ मामलों में भंग करने का अधिकार रखता है। क्या होता है, तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने और कुछ मामलों में भंग करने का भी अधिकार रखता है। इसके अलावा राज्यपाल जो होता है दंड में माफ़ी, राहत या छूट देने का अधिकार रखता है। इसके अलावा और है, राज्यपाल क्या कर सकता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा है, राज्य सरकार के कामकाज के लिए नियम बनाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायकों पर वीटो पावर रखता है। अगला है, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रबंधन भी करता है। तो इनमें से देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन आया हुआ था कि रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। देखिए इससे रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख है, एक गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। इसे रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। यह शिलालेख पश्चिमी
क्षय पर वंश के शासक कौन बनाए थे? तो रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हो सकता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड बन जाए कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था और रुद्रदामन प्रथम ने इसको बनवाया था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सभी को हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। इसका राइट आंसर कृषि से हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्रांतियां पढ़ लेते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष जो है विभिन्न प्रकार रंग के विभिन्न कृषि पद्धतियों जैसे कि हरित क्रांति किससे? खाद्य से। श्वेत क्रांति किससे? दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति किससे? मत्स्य से को इंगित करती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा स्वर्ण क्रांति किससे? फल से है। रजत क्रांति किससे? अंडे से है। गोल क्रांति आलू से। गुलाबी क्रांति मांस से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से है। और इतने पर इस पर क्या है? इंद्र क्रांति जो है कि अवधारणा फसल की खेती है, बागवानी, वानिकी, मत्स्य, मुर्गी पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक एकीकृत विकास है। ठीक है, इसमें से आपको कौन कौन सा पढ़ के जाना है? तो इसमें से तिलहन वाला पढ़ ले, श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य से, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड आया हुआ था। जनगणना से रिलेटेड तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जनगणना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी बन सकती है आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ के जाना है। देखिए क्या था, 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय राज्य क्या था? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य था। देखिए 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 17.7% की बढ़ोतरी हुई थी। कितने परसेंट की? 17.7% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य बना। कौन सा है? बिहार राज्य था जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य बना। इसके अलावा 2011 की जनगणना के मुताबिक नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम कितनी थी? 0.5 थी। एक क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा मतलब राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? तो ये नागालैंड था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ की थी? बिहार की थी। देखिए इसके अलावा है अगला क्वेश्चन था, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। 1968 में पद्म भूषण 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? कौन थी? वैजयंती माला जी जो थी ये थी, है ना। तो देखिए वैजयंती माला क्या थी? वाली एक अभिनेत्री, नर्तकी, सिनेमा, नृत्य और गायन के बारे में बात करती थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य शैली को अपूर्वभूत बढ़ावा दिया था। इसके अलावा वैजयंती माला एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी, सांसद भी थी। हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में माना जाता है। उनको क्या माना जाता है? तो ये हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उनको माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन था, आर वेंकट राव किससे संबंधित है? आर वेंकट राव किससे संबंधित है? देखिए तो भारतीय प्रशासन एवं राजनेता किससे संबंधित है? तो ये भारतीय प्रशासक और राजनेता से संबंधित है। आपको जो मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, इससे रिलेटेड जो वर्तमान में करंट में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आया था मौर्य काल से संबंधित। मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं पता चला है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या है, जो क्वेश्चन हम बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। इसके अलावा मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी महान शासक कौन था? अशोक थे। ठीक है, इसके अलावा मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? तो ये मौर्य वंश के जो अंतिम शासक कौन था ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये भी पढ़ के, और मौर्य वंश का अंत किसने किया ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। 3 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कौन सा है? पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक और मौर्य वंश का अंत किसने किया था, ये जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको त्यौहार भी पढ़ के जाना है। देखिए तो ये कौन से राज्य में मनाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। तो आपको रिलेटेड जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, उनको पढ़ के जाना है, एक बार देख के जाना है। तो देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का वर्णन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अनुच्छेद 315 से 323। यहाँ से हमारा कौन सा शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए तो इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कुछ अनुच्छेद। जैसे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, ये संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख करता है। इसका संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख करता है। इसके अलावा संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रावधान है। किससे? तो 315 से 323 तक किसका है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा भाग 14 में किसमें है? तो ये भाग 14 में दिया हुआ है। इसके अलावा भी है, देखिए अनुच्छेद 316 की बात करें तो किससे रिलेटेड है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि है। किसमें है? तो 316 अगर पूछ ले तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि है। 317 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना इससे संबंधित है। 318 क्या है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 319 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा पद छोड़ने के बाद पद धारण करने की प्रतिबंध है। ठीक है। 320 में क्या है? तो ये लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। और 321 में क्या है? तो ये लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है। कार्यों का मतलब विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हमने जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको इसको पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी देखिए 322 में क्या है? तो ये लोक सेवा आयोग का व्यय है। 323 में क्या है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। कब हुई थी? तो अगर कभी पूछ ले कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसे पहले लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। पहले क्या कहा जाता था? तो लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था और 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कह दिया गया। हो सकता है इसका नाम पूछ ले कि पहले इसका क्या नाम था? तो पहले इसका लोक सेवा आयोग नाम था। उसके बाद 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत इसका नाम क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग नाम रख दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी जो हैं इसके माननीय अध्यक्ष हैं। हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, तो आपको इसको रिवीजन करके जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन आया होता है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन है? भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको संविधान अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो जो भाग 3 है ये मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हो सकता है एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो भाग 3 है कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 3 में 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसके अलावा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के जो भाग 3 है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कौन से भाग को? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए इसके अलावा है अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्या है? जो अनुच्छेद 3 है तो उसमें क्या है? नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक भाग में विशिष्ट विषयों पर अनुच्छेद संकलित है। जैसा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रत्येक अनुसूचित संबंधित अनुच्छेदों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान होते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इससे रिलेटेड जिसे हम पढ़ लेते हैं समता का। देखिए समता और समानता का अधिकार किसमें है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। क्वेश्चन पूछ ले कि समता और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ पर है? तो ये 23 से 24 के बीच में। किसके बीच में? 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बीच में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। और संस्कृत और शिक्षा का अधिकार कहाँ है? तो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? तो अनुच्छेद 32 तक दिया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। देखिए समता और समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कितना है? 29 से 30। और संवैधानिक अधिकार कितना है? तो 32 में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए था माइकल फैराडे ने किस वर्ष विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था? आविष्कार से रिलेटेड आ रहा है क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? सन 1800 कब हुआ था? 1831 में हुआ था। ठीक है। देखिए माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1831 में आविष्कार किया। फैराडे ने विद्युत
चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसका कारण क्या है? जनरेटर का आविष्कार हुआ, जिसके कारण ही जनरेटर का आविष्कार हुआ। पहले क्या किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किया था, जिसके कारण ही उसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, देखिए इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1897 में जे थॉमसन ने की थी, है ना। ईटा पर गोल्ड नाचे, आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं किसने किसकी खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने, कौन से साल में हुई? तो 1909 में हुई, और इसको रदरफोर्ड ने खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की, वो किसने की थी? चैडविक ने। हालांकि बहुत लोगों से बनता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, और इसके बाद हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो भारी पानी होता है, जो हल्का मतलब पानी होता है, तो वो उसमें से कौन सा, मतलब इसमें हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक यूज किया जाता है। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 1951 का एशियाई गेम कहाँ आयोजित किया गया? एशियाई गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहाँ पर आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए, माइकल फैराडे ने सन 1831 में, ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे का है, 2 बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ये एशियाई खेलों का पहला संस्करण था। कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में। 1951 में हुआ था न्यू दिल्ली में। तो एशियाई खेल का क्या था? पहला संस्करण था। इन खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि एशियाई खेलों को किस नाम से जाना जाता है, तो एशियाड के खेलों के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार कहाँ हुआ? तो 1951 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। इसके अलावा इन खेलों का आयोजन कब हुआ था? 4 से 11 मार्च 1951 के बीच किया गया था। इन खेलों का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इन खेलों में भारत में 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते। कभी पूछ ले कि जो 1951 में हुआ था तो उसमें क्या 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा भी इन खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? सचिन नाग ने पुरुषों की 100 मीटर की मतलब दौड़ में दिलाया था। किसमें? फ्री स्टाइल तैराकी में इसमें दिलाया था। 100 मीटर की जो फ्री स्टाइल तैराकी होती है उसमें पहला सचिन नाग ने क्या किया था? पहला गोल्ड दिलाया था। इसके अलावा इन खेलों में भारत को पहला रजत किसने दिलाया था? कांति शाह ने पुरुषों के 100 मीटर के किसमें दिलाया था? बैक स्ट्रोक तैराकी में। ये भी किसमें दिलाया था? पहला इसमें भी तैराकी और उसमें भी तैराकी में। इसके अलावा इन खेलों में भारत की फुटबॉल टीम ने पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। क्या है? जो उसमें फुटबॉल की टीम है ना, तो उसने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा इन खेलों में भारत ने गोताखोरी, तैराकी और वाटर पोलो में स्वर्ण पदक जीते थे। कभी पूछ ले किस किस में? तो गोताखोरी में, तैराकी में, वाटर पोलो में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। इसके अलावा देखिए, एशियाई खेल जो होते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। कभी अगर पूछ ले कि एशियाई खेल क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। एक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। इसके अलावा एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी एशियाई खेलों का प्रतीक उगता हुआ सूरज है। कभी पूछ ले कि एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है, तो उगता हुआ सूरज है। एक दूसरे से जुड़े छल्ले हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े छल्ले हैं। इसके अलावा एशियाई खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मान्यता से होता है। कभी पूछ ले किसकी मान्यता से होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसकी मान्यता से होता है। एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद करती है। कौन करती है? तो एशियाई खेलों का आयोजन अगर कोई करवाता है तो एशियाई ओलंपिक जो परिषद होती है वही कराती है। देखिए अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी जी का कौन सी जयंती मनाई जाती है? कब? 2022 में। 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी थी? 153 नंबर की जयंती थी। इसके अलावा देखिए साल 2022 में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, हालांकि सबको पता है। इसके अलावा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। और ये कौन सी जयंती है? तो 153वीं। अब हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहने वाला है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। गांधी जी ने लंदन के वकालत की पढ़ाई की थी। कहाँ से की थी? लंदन में वकालत की पढ़ाई की थी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नस्ली अन्याय के खिलाफ
अन्याय किया था। किसके? नस्ली अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया। इसके अलावा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। कौन सा? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अहिंसा, सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि को किसने दी थी? तो महात्मा की रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट की थी। कब की थी? 1930 में यात्रा की थी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। तो देखिए कब हुआ था? तो उनका 1869 को उनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई? तो 1948 में, आज़ादी के बाद ही। गांधी जी की सब यात्रा में 8 किलोमीटर लंबी थी। शव यात्रा कितनी थी? 8 किलोमीटर। एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी की शव यात्रा कितनी थी? 8 किलोमीटर लंबी थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1996 में गांधी जी के चित्र वाले बैंक नोट जारी किए। कब किए थे? 1996 में। कभी आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की जो नोट पर वो है, मतलब उसका जो फोटो बनी हुई है, तो कब हुआ था? तो 1996 में चित्र वाले बैंक नोट जारी किए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन था, एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद सख्त को कितने साल की सजा और कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? ठीक है। तो ये देखिए 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इसका राइट आंसर होगा कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। देखिए नए कानून के तहत परीक्षा लीक करने के दोषी में पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा होगी, जेल होगा, 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यह कानून व्यापक है, जो छात्र, शिक्षकों और अन्य लोगों सहित सभी संबंधित पक्षों पर लागू होता है। चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, सब पर लागू लगता है। उसको 1 करोड़ रुपए लगेगा और 10 साल का सजा होगी। देखिए अगला क्वेश्चन था, साल 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ क्या है? 1919 में जब हुआ था भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अधिनियम के तहत? तो 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो ये सदस्यों पर जो भारतीय परिषद थी उसके सदस्यों का कार्यकाल 7 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा तथा इसके सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर न्यूनतम 8 कर दी गई। मतलब सदस्य भी उनकी कम कर दिए गए और उनका मतलब ज़्यादा समय था उसका भी कम कर दिया। 7 साल से 5 साल कर दिया और 15 सदस्य 8 सदस्य कर दिया। अधिकतम 12 निश्चित कर दी थी। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव की शक्तियां भारत के प्रांतीय शासन के संबंध में सीमित कर दी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन जो PMRPY कब शुरू किया गया था? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त 2016। कब चालू किया गया था? तो 9 अगस्त 2016। करंट थोड़ा पीछे का पूछ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को की गई थी। ठीक है। इस योजना का मकसद रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना था। क्या है? लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत भारत सरकार नए कर्मचारियों के लिए 3 साल तक EPF और EPS का पूरा योगदान था। ठीक है। उसमें भारत सरकार का पूरा योगदान था। इसके अलावा देखिए इस योजना में क्या होता था? 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होता है। क्या होता है? इस योजना में 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होती है। इसके अलावा इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे कौन से थे? तो नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके अलावा श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलते थे। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए 1990 में एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया? 1990 में जो एशियाई खेल है में कौन से नए खेल को जोड़ा गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा साल 1990 में एशियाई खेलों में पहली बार सॉफ्टबॉल, सेपक, टाइको, विशु, कबड्डी और नौकायान जैसे खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है। ये खेल बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे। कहाँ पर हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। और इसमें कौन कौन सा खेल शामिल हुआ? तो सेपक, ट्राइको, विशु, कबड्डी और नौकायान। ठीक है। तो ये कबड्डी, नौकायान, विशु, ये चीज आपको याद करके रखना है। देखिए ये खेल कब हुआ था? तो 22 सितंबर
से 7 अक्टूबर 1990 के बीच आयोजित हुआ था। कब हुआ था? हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच आयोजित हुआ था। इन खेलों में 37 एशियाई देशों ने 6122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। कितना लिया था? तो टोटल 37 एशियाई देशों ने भाग लिया। इसके अलावा 6122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन खेलों में 29 तरह की प्रतियोगिताएं थी। कितनी तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई थी? तो 29 तरह की प्रतियोगिताएं थी। महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट भी साल 1990 में ही शामिल हुआ था। ये पूछा जाए कि महिलाओं का फुटबॉल जो प्रतियोगिता है कब शामिल किया गया? तो 1990 में शामिल किया गया। एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। इन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद करती है। अभी जैसा कि हमने आगे पढ़ चुके हैं तो वो करती है। 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अगर ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, 2024 जो है दक्षिण एशियाई खेलों का मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये पाकिस्तान करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जनगणना, पंचवर्षीय योजना इसको अच्छे से पढ़ना है, त्योहार फेस्टिवल इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 1966 के बीच हुई थी। का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार करना। क्या था? कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार करना। ठीक है, देखिए इस योजना का मकसद क्या था? देश की आर्थिक को मजबूत बनाना था। क्या? देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना था। यह योजना कब चली थी? 1961 से 1966 तक चली थी। इसके अलावा लक्षित वृद्धि इसकी कभी पूछ लिया जाए तो कितना था? 5.6% थी, जबकि यह वास्तविक विकास दर केवल 2.4%। मतलब लक्ष्य कितना रखा गया था? तो लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2.4%। मतलब ये सक्सेस नहीं थी। अगला क्वेश्चन था, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन थे? देखिए राज्यपाल जो जो नए बने हुए हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है वर्तमान में? तो जिष्णु देव शर्मा है ना। देखिए जिष्णु देव वर्मा जी जो हैं ये जन्म 15 अगस्त 1957 इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो 31 जुलाई 2024 से तेलंगाना के तीसरे और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। कौन है? तीसरे हैं, वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा वह त्रिपुरा से हैं। कहाँ से है? त्रिपुरा से। इसमें पहले 2018 से 2023 तक त्रिपुरा के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कहाँ पर किए हैं? त्रिपुरा में थे। और त्रिपुरा में कब तक थे? तो 2018 से 2023 तक ये त्रिपुरा के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा था जिष्णु विष्णुदेव वर्मा का जन्म कब हुआ? तो हमने पढ़ चुके हैं। वह त्रिपुरा के शाही से संबंधित है। कहाँ? त्रिपुरा के शाही से। और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहाँ से? तो ये आपको बन जाना चाहिए कहाँ से है, तो ये हमने पढ़ चुके त्रिपुरा से, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? फिर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ गया। देखिए अब यहाँ से शिफ्ट दूसरा चेंज हो गया, हमारा शिफ्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? देखिए भारतीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किससे संबंधित था? तो देखिए पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन बन गए ना। पिछला क्वेश्चन आया था इस वाले शिफ्ट में, तो हो सकता है पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से, देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर जो प्लान है का संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। इसे सोवियत संघ की योजना या प्रणाली से प्रेरित होकर अपनाया गया था। किससे? तो ये भारत की ये जो सोवियत संघ की योजना प्रणाली से इसको प्रेरित होकर, मतलब उससे प्रेरित होकर इसको अपनाया गया था। इसके अलावा आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, देखिए सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बेरोजगारी और गरीबी को भी कम करना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बेरोजगारी और गरीबी को कम करना। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, महंगाई को नियंत्रित करना। क्या था? महंगाई को नियंत्रित करना। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्या? स्वतंत्रता के बाद आत्मिक निर्भरता, मतलब खुद से ही काम करना। शुरुआती और समाप्ति, इसका शुरुआत कब? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच हुई थी। इसके अलावा अब क्या हुआ? तो नीति आयोग की स्थापना कब हो गई? 2017 में हो गई थी। तो 2017 से ही जब से नीति आयोग आ गया तो ये पंचवर्षीय योजना का क्या हो गया? समापन हो गया, है ना। पंचवर्षीय योजना का क्या हो गया? समापन। कब से? 2017 से जब से नीति आयोग आया तो पंचवर्षीय योजना का समापन हो गया। ठीक है,
देखिए ये कौन बनाता है, तो योजना आयोग जो होता है इस योजना को बनाता है। ये कौन बनाता है, तो जो नीति आयोग होता है या ये कौन बनाता है, तो ये कौन बनाता है, योजना आयोग। पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग। देखिए 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग या नीति आयोग की स्थापना की गई। पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग, लेकिन 2015 से इसको बंद करके क्या नाम रख दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, इन योजनाओं में भारत के कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या किया है, तो भारत की जो कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आधारभूत है संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। देखिए हम बोल रहे हैं आपको कि बार बार क्वेश्चन त्यौहार से पूछे जा रहे हैं, तो लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। देखिए मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन तक, 5 दिन तक मनाया जाता है। देखिए कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। क्या करती है, तो ये आदिवासी जनजाति जो होती है ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य मतलब उसमें करती है। ठीक है, त्यौहार का वास्तविक मकसद क्या है, भारत के भू राजनीतिक सीमांकन को मिटाना। क्या है, भारत के जो भू राजनीतिक जो है सीमांकन को इसको मिटाना है। यह भोपाल शहर में आयोजित होता है। कभी अगर पूछ ले कहाँ पर होता है, तो भोपाल शहर में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला। नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला, तो अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। क्या है, अभी तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया नृत्य के क्षेत्र में। देखिए अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। भारत रत्न और नृत्य कला, देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम बातें देख लेते हैं। देखिए भारत रत्न जो देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक है, अब तक मुख्य रूप से राजनीति, समाज सेवा, विज्ञान, कला और संगीत के क्षेत्र में दिए गए हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो राजनीति में, समाज सेवा में, विज्ञान, कला में, संगीत में। ये हो सकता है पूछ ले कि भारत रत्न अभी तक कौन कौन से क्षेत्र में मिला है, तो 4 क्षेत्र में, राजनीति में, समाज सेवा में, विज्ञान, कला में, संगीत में। इसके अलावा हालांकि कई महान नृत्य कलाकारों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध जैसे नृत्यांगनाएं हैं, जैसे रुक्मिणी देवी को क्या मिला है, इनको मिला है भारत नाट्यम। तो इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो 1956 में। कभी पूछ ले तो 1956 में इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो रुक्मिणी देवी हैं। ये किसकी हैं, भरतनाट्यम की, बहुत अच्छी वो हैं। तो भरतनाट्यम और ये पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ये भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो इनको पद्म भूषण 2016 में मिला था। कभी पूछ ले कब मिला था, तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं ये भी भरतनाट्यम से और किससे संबंधित, कुचिपुड़ी से 2016 में इनको पद्म भूषण मिला। चलिए देखिए कुछ और प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं, जैसे रुक्मिणी देवी को कब मिला था, तो ये हमने पढ़ चुका, 1956 में मिला। 2016 में किसको मिला, यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला। इसके बाद सोनाल मान सिंह जो हैं इनको कब मिला था, तो उड़ीसी पद्म भूषण 2003 में। कब मिला था, तो 2003 में। हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनाल जो मान जी है किससे संबंधित है, तो ये उड़ीसी जो डांस है उड़ीसी से संबंधित है। ये पद्म भूषण से इनको मिला था 2003 में। इसके अलावा कुमारी जो कमल है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म भूषण इनको भी मिल चुका है 1970 में, बहुत पुराना है, 1970 में मिल चुका है कुमारी कमल को। इसके अलावा केलुचरण जो महापात्रा हैं उड़ीसी डांस से संबंधित है। पद्म भूषण इनको 2000 में, लेटेस्ट अभी मिला है 2000, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन 2000। हालांकि वे एक पुरुष नृत्यकार हैं। कौन है ये पुरुष, आपको नाम से नहीं सोचना है। केलुचरण महापात्रा जी जो हैं, केलुचरण महापात्रा यह एक पुरुष हैं और इनको पद्म भूषण 2000 में मिल चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको संविधान को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, इसलिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है। देखिए संविधान से संबंधित कुछ बातें हम देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया था। कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। 1949 को क्या किया था, अंगीकृत किया था। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
इसके अलावा देखा जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछ सकता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। एक क्वेश्चन बन सकता है, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रमुख कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई थी? महाराजा वाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में। कहाँ पर रखी गई थी? तो जो संविधान की मूल प्रति है कहाँ पर रखी गई थी? तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में, जो महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें रखा गया था। इसके अलावा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको इसमें ये नहीं लगाना 26 जनवरी नहीं करना है। 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन अंगीकृत कब हो गया था हमारा ये? तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आया था, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसी से रिलेटेड। देखिए लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 2B के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति होती है। किसके पास? तो उसकी अंतिम शक्ति होती है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह संबंधित प्रतिकारी चाहे तो इसे पहले भी भंग कर सकती है। लोकसभा क्या होती है? 5 साल की होती है, लेकिन ये भंग हो जाती है। ठीक है। देखिए इसके अलावा लोकसभा को 2 तरीके से भंग किया जाता है, जब बहुमत का नेता सत्तारूढ़ दल हो या लोकसभा को भंग कर देता है। क्या होता है? जब बहुमत का नेता क्या हो? सत्तारूढ़ दल में क्या हो जाए? लोकसभा को भंग कर दे। जब सबसे बड़ा दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता तो हकदार शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार देती है। किसको? राष्ट्रपति को अधिकार दे देती है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? देखिए पंचवर्षीय योजना से फिर क्वेश्चन आ गया ना, 3 क्वेश्चन बन गए। देखिए तो हैरोडोमर मॉडल कौन से है? हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। कौन सी? भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड को चलिए कुछ देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए यह जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व कब किया था? 1956 से 1951 से 56 के बीच हुई थी, है ना, की शुरुआत की गई। यह कुछ संशोधन के साथ हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। किसके? कुछ सुधार के साथ हैरोड डोमर मॉडल के आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में कृषि विकास करना। क्या था? देश में जो कृषि विकास है उसको करना था। इसके अलावा इस योजना योजना क्या थी? सफल रही, क्योंकि देखिए इसमें 3.6% की वृद्धि हुई, लेकिन 2.1% के लक्ष्य से अधिक हुई थी। लक्ष्य इसका कितना रखा गया? तो 2.1%, लेकिन ये 3.6% के हिसाब से इसकी वृद्धि हुई। इस योजना के अंतर्गत देश में 5 IIT स्थापित किए गए। कितने? तो 5 IIT स्थापित किए गए थे इसी के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आपको याद करना कब से कब हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच, और कौन सा? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन था 2014 में और 2024 में पद्म भूषण, 2024 में पद्म भूषण किनको किनको मिला है, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें 5 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 5 जो हैं पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 क्या है? पद्म पुरस्कार हैं। तो पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है। देखिए सुश्री एम फातिमा बीबी को मिला है जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, मरणोपरांत ये लिखा हुआ है ना, केरल सार्वजनिक कार्यालय के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा किसको मिला है? श्री होरमू सजनी एन कामा महाराष्ट्र के साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए, है ना। तीसरे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती, जो पश्चिम बंगाल के क्या है? अभिनय हैं। पश्चिम बंगाल क्या है? अभिनय, मतलब अभिनय है। देखिए चौथे नंबर का है सीताराम जिंदल, जो कर्नाटक व्यापार और उद्योग हैं। क्या है? व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है, और कौन है? सीताराम जिंदल जी हैं। 5वें नंबर का है श्री यंग लियू जी, जो हैं चीन के हैं। ये सार्वजनिक कार्य के हैं। इनको किस लिए मिला है? सार्वजनिक कार्य के लिए। 6ठे नंबर का है श्री अश्नी दानी, महाराष्ट्र के हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके अलावा 7 नंबर के हैं श्री उस्ताद तौफीक कुरैशी जी, जो हैं महाराष्ट्र के। कला और संगीत में इनको मिला हुआ है। आपको एक बार और रिपीट करके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम जल्दी करा रहे हैं। देखिए श्री SL
भोरप्पा जो कर्नाटक के हैं, इस साहित्य और शिक्षा में मिला है। फिर अगले हैं श्री एस एम कृष्ण जी जो हैं, ये कर्नाटक के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। इसके अलावा श्री एस पी वाल सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये भी मरणोपरांत हो चुके हैं, तो तमिलनाडु के हैं और एक कला संगीत में इनको मिला है। 11 नंबर का है श्री उस्ताद राशिद खान जी जो हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कला संगीत में इनको मिला है। 12वें नंबर के हैं श्री एस सी जमीर नागालैंड जी जो हैं, सार्वजनिक कार्य के हैं, इनको सार्वजनिक कार्य में मिला है। 13 नंबर का है श्री एस एन सुब्बा राव, मरणोपरांत ए भी है सुब्बा राव, हमने सुब्बा राव पढ़ लिए हैं, मरणोपरांत है तो पढ़ चुके हैं। देखिए 14 नंबर का है श्री एस एस राजा मौली, तेलंगाना जो है कला के फिल्म निर्देशक है, इनको मिला है राजा मौली जी को। कौन सा मिला है? श्री एस एस राजा मौली जी को फिल्म पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा 15 नंबर का है श्री एस वेंकट रमन, तमिलनाडु के हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिला है किनको? श्री वेंकट रमन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, 15 नंबर को भी पढ़ लीजिएगा। श्री एस वेंकट रमन तमिलनाडु के विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये भी पढ़ चुके हैं। श्री एस वेंकटेश्वरलू, ये आंध्र प्रदेश के साहित्य और शिक्षा से है ना। तो ये 3-4 आपको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? राजा मौली, वेंकट रमन तमिलनाडु के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, और ये वेंकटेश्वरलू है ना, तो इसको आपको पढ़ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन था रसायन विज्ञान से पूछा गया था कुछ क्वेश्चन, जैसे एंथेनिक श्रेणी से, ठीक है। तो आपको जो श्रेणी दिया है ना एथेन ओथेन, उसको पढ़ के जाना है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत में तीसरी जो पंचवर्षीय व्यवस्था है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इसको पूरा पढ़ के जाना है। तो क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना और गेहूं उत्पादन में सुधार करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि पर जोर देना और गेहूं का उत्पादन करना। ये 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। कब कब से? तो 1966 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था, और गेहूं की और कृषि के लिए ज़्यादातर इसमें बल दिया गया। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन था भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जी थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली जी थे। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। उन्होंने क्या घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी, ठीक है। इसके अलावा अंतिम परिवर्तन काल की तिथि निर्धारित होने के बाद रियासतों का भविष्य तय किया गया। उसके बाद क्या हुआ? रियासतों का भविष्य तय किया गया। क्लीमेंट रिचर्ड एटली एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कब तक किया था? 1945 से 1951 तक। ये अगर पूछ ले आपसे कौन था? क्लीमेंट एटली जी थे, ठीक है। फिर विंस्टन चर्चिल वर्ष 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल जी। जो कब थे? जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल जी थे। इसके अलावा टोनी ब्लेयर जी कब थे? तो 1997 से 2007 तक थे। ये ब्रिटेन के इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। फिर ये कौन सी पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। इसके बाद मार्गरेट जो थैचर हैं वह एक ब्रिटिश राजनेता थी जिन्होंने 1979 से 1990 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में थे। अगर आपको इतना नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं याद कर सकते, 2-3 इसमें आप देख सकते हैं। देखिए अगला देखिए तमिलनाडु से नृत्य एरिया की कौन सा नृत्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से है? तो ये कौन सा है? भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा आप तमिलनाडु से संबंधित जो नृत्य हैं उसको पढ़ लीजिएगा। भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना नृत्य है। कौन सा है? भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना नृत्य है। यह प्राचीन काल दक्षिण भारत में मंदिरों और दरबारों में चलती थी। किस में होता था? तो प्राचीन काल में मंदिरों और दरबारों में चलता था दक्षिण भारत में, ठीक है, भरतनाट्यम। देखिए यह संगीत नाटक अकादमी अन्य कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सतरिया द्वारा मान्यता प्राप्त 8 नृत्य रूपों में से एक है। क्या है? टोटल कितने नृत्य हैं हमारे? 8 नृत्य हैं, जिनमें से कौन कौन सा है? तो है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सतरिया। उसके अलावा भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है। यह दक्षिण भारतीय धार्मिक अवधारणाओं और दार्शनिक विचारों को दर्शाता है।
विशेष रूप से शैव धर्म, वैष्णववाद और शक्तिवाद में है। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य जैसे बम्बर, भरतनाट्यम, चक्कई, अट्टम, करकट्टम, मलयम अट्टम और कमांडी या कामन, पांडियगई या कई बिलुम्बी, ये आपको नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा, इसमें से कुछ थोड़ा एक आध दो देख लेना है, लेकिन ये आपको पढ़ लेना है। सत्रिया जो है, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ये सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, सोवाना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो सोवाना नारायण जी हैं, इनका संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक से किससे संबंधित है, तो जो सोवाना नारायण जी हैं ये कथक से संबंधित है। इसके अलावा सोवाना नारायण जी एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा जी हैं, और जो लेखा सेवा को एक करियर अधिकारी हैं। कौन है, तो यह एक लेखा करियर अधिकारी है। इसके अलावा वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक एवं प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनको क्या किया गया है, तो पद्मश्री से भी सम्मानित किया। कभी पूछ ले तो जो सोवाना नारायण जी हैं इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कथक की शुरुआत सामान्यतः रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में कथक या कथाकार के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में किसके रूप में जाना जाता है, तो कथक को कथाकार के रूप में जाना जाता है। मधुमुग्ध कर देने वाला, सटीक और स्पंदित करने वाला कथकों को का उपयोग, साथ ही शरीर के ऊपरी हिस्से की सुंदर लेकिन विस्तृत वहन, हाथों में स्थित और चेहरे के भाव कथक के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए था, पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन से, बैडमिंटन से। जो पारुल परमार है एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है। क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन है, तो पारुल जो परमार जी हैं यह क्या है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। प्रमुख उपलब्धियां गिनाएं इनका, तो क्या है, विश्व पैरा बैडमिंटन में चैंपियनशिप में कई बार ये स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। इसके अलावा देखिए एशियन पैरा गेम्स में भी ये पदक जीत चुकी हैं। 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्या है, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वे SL3 कैटेगरी में ऐसी श्रेणी में जिसमें शारीरिक विकलांगता वाले होते हैं, वे कौन सी है, SL3 में खेलती हैं, जो शारीरिक विकलांगता वाले होते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, समय सीमा में 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। देखिए पंचवर्षीय योजना से कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कल भी आज जो कल दिन है 5 फरवरी को, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जा सके। देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये क्या हुआ था, तो इसको पहले ही क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। देखिए समय सीमा से 1 साल पहले ही पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया था। यह योजना सन कब हुआ था, 1974 से 1978 के बीच, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तब हुआ था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार से इस योजना को खारिज कर दिया था। क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1978 में, तो इसको मोरारजी देसाई ने खारिज कर दिया था। जब 24 मई 1977 में मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री बने थे, तो पहले जनता प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो जितने भी इस शिफ्ट में क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को इसको रिवीजन करके जाना है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर जिनका भी पेपर आज है 5 फरवरी को, तो उनको क्या करना है, उनको क्वेश्चन का हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप या टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इश्यू हो रहा है किसी क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और क्योंकि आपको डेली इसी प्रकार से डेली आपको पूरा पेपर का एनालिसिस मिलेगा, एक साथ मिलेगा पूरा, शाम को एक साथ, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक साथ आपको लास्ट में रात में पूरा मिल जाएगा।